दुनिया के इतिहास में जब भी कोई बहुत अद्भुत चीज बनी तो अक्सर उसका इतिहास बहुत दर्दनाक हुआ है। ऐसा ही इतिहास रहा है चीन की दीवार का। यह दीवार 21,000 किलोमीटर लंबी है। यह इतनी लंबी है कि अगर इसे यूरोप में बनाया जाता तो पुर्तगाल से लेकर रूस के ईस्टर्न हिस्से तक ये पहुंच जाती। इस दीवार के स्पेस से दिखने का दावा किया जाता है, लेकिन यही दीवार शायद दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है। आज मैं आपको इसी दीवार की कहानी सुनाऊंगा, किसने इस दीवार को बनवाया और क्यों। क्या आपने सुना है कि कोई दीवार अपने आप में एक ऐसा कब्रिस्तान बन सकता है जिसकी कहानियां आपको डरा दे। एक और बात, यह दीवार किसी साम्राज्य के बाहरी हमलों से ही नहीं बल्कि अंदर के खतरों से बचने के लिए भी बनवाई गई थी, लेकिन फिर भी यह दीवार चीन को उन हमलों से बचा नहीं पाई। आज की कहानी में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। यह भी पता चलेगा कि कितने राजवंशों ने इस दीवार को बनाने में मदद की। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। चीन इंजीनियरिंग का हब रहा है, ये बात ग्रेट वॉल ऑफ चाइना साबित करती है। 2012 के सर्वे से पता चलता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। असल में चीन की यह दीवार एक कंटिन्यूस दीवार नहीं बल्कि अलग अलग टाइम में बनी कई दीवारों और किलाबंदियों का नेटवर्क है, जो लगभग 2000 सालों में अलग अलग राजवंशों द्वारा बनाई गई। एक बहुत पॉपुलर दावा है कि यह दीवार स्पेस यानी अंतरिक्ष से नंगी आंखों से दिखती है, लेकिन नासा और साइंटिस्ट के हिसाब से यह बस एक मिथ है, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत कम है और यह आसपास के जो लैंडस्केप है उसमें घुल मिल जाती है। इस दीवार को बनाने में लाखों मजदूर लगाए गए थे, जिनमें सैनिक, कैदी और आम लोग शामिल थे। अलग अलग एस्टिमेट बताते हैं कि 4 लाख से लेकर 10 लाख लोगों तक की मौत इस कंस्ट्रक्शन के दौरान हुई। इसी वजह से कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहते हैं। जो चीन की दीवार आज चाइनीज नेशनलिज्म और प्राइड का सिंबल मानी जाती है, उस दीवार को बनाने के लिए लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आपको तो छोड़िए, शायद चीन के भी ज्यादातर लोग इस खूनी इतिहास को नहीं जानते होंगे। ये दीवार कैसे बनी, इसकी नींव कैसे पड़ी, उसके लिए हमें झांकना होगा उस दौर में जब हमारे देश में मौर्य साम्राज्य का राज हुआ करता था। इस कहानी की जड़ें आज से करीब 2700 साल पहले वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के अराजक माहौल में मिलती हैं। उस वक्त चीन, ऑब्वियस सी बात है कि वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। तब पूरा चाइना आपस में लड़ने वाले 7 छोटे बड़े स्टेट्स का एक वायलेंट एरिया हुआ करता था। लू, की, यान और झाओ ये जैसे स्टेट थे, ये अपने अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए पत्थरों की दीवारें खड़ी कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह दीवार तब कोई नेशनल चाइना वॉल नहीं थी, बल्कि इसे बाहरी हमलावरों के साथ साथ एक दूसरे से बचाने के लिए भी बनाया जा रहा था। इतिहासकार सीमा कियान ने अपनी किताब रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन में डिटेल से बताया है कि कैसे शुरुआती दौर की यह दीवारें रैम्ड अर्थ टेक्नोलॉजी से बनाई जाती थी। इस टेक्निक में लकड़ी के ढांचों के बीच गीली मिट्टी, बजरी और भूसे को तब तक कूट कूट कर भरा जाता था जब तक वो पत्थर जैसा सख्त ना हो जाए। लेकिन सोचने वाली बात है कि मिट्टी की एक दीवार, चाहे वो कितनी ही सख्त क्यों ना हो, क्या वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी को रोक सकती थी? चीन की दीवार का सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ताकतवर और सबसे क्रूर चैप्टर शुरू होता है किन डायनेस्टी के एम्परर किन शी हुआंग के टाइम पीरियड से। साल 221 ईसा पूर्व में किन शी हुआंग ने अपनी आर्मी के दम पर बिखरे हुए चाइना को एक झंडे के नीचे लाने का काम किया और इन्होंने खुद को एम्परर ऑफ चाइना डिक्लेयर किया। सम्राट बनते ही इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा था। नॉर्थ में स्टेपी के मैदान थे, जहां से आने वाले श्योंगनू खानाबदोश चाइना के लिए खतरा थे। ये लोग घोड़ों पर सवार होकर आते, बिजली की रफ्तार से लूटपाट करते और रेगिस्तान में गायब हो जाते। इन बाहरी हमलावरों से बचने के लिए हुआंग ने एक बहुत ही डेंजरस डिसीजन लिया। पुरानी बिखरी हुई दीवारों को, जो कि सदियों से बनती आ रही थी, उसे तोड़ना और एक बहुत बड़ा रक्षा कवच बनाना, यानी प्रोटेक्टिव शील्ड, एक वॉल के फॉर्म में। इस कवच को 10,000 ली लॉन्ग वॉल कहा गया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हुआंग ने अपने सबसे क्रूएल जनरल मेंग तियान को इस मिशन पर लगा दिया। मेंग तियान ने अपने 3 लाख सैनिकों के साथ दीवार के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा दिया। लेकिन इस प्रोजेक्ट के शुरू होते ही एक डार्क चैप्टर की भी शुरुआत हुई। 3 लाख लोग वो थे जो सैनिक थे, जिन्हें जनरल ने अपने काम पर लगाया था। इसके अलावा सम्राट के आदेश पर लाखों खेतिहर किसान, जंग में कैद किए गए कैदी
और पॉलिटिकल प्रिजनर भी इस काम में झोंक दिए गए। अब आप इमेजिन करो कि उस दौर की हाड़ कपा देने वाली ठंड और तपते हुए गोबी डेजर्ट में बिना किसी क्रेन, ट्रक या मॉडर्न मशीनरी के दीवार कैसे खड़ी की गई होगी। यानी कि यहाँ खड़े पत्थरों की दीवारों को बनाने में कई लोगों की जान गई। सप्लाईज की कमी, बीमारियां और भयानक ठंड में मजदूरों की मौत हो जाती थी। हिस्टोरियंस का मानना है कि अकेले किन डायनेस्टी के दौरान ही करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत इस दीवार को बनाने में हो गई। यही वजह है कि कई लोग दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान इसे कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल भी उठता है, क्या सम्राट को वाकई बाहरी श्योंगुनु हमलावरों का ही डर था? यह बात कुछ और थी। मॉडर्न हिस्टोरियन आर्थर वॉल्ड्रॉन कहते हैं कि दीवार बनाना सिर्फ एक मिलिट्री नीड नहीं थी, यह सम्राट की अपनी प्रजा पर लगाम लगाने की एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक भी थी। लाखों लोगों को एक ही इम्पॉसिबल से दिखने वाले प्रोजेक्ट में लगाए रखने से इंटरनल विद्रोह की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती थी। यह एक तरह का इंपीरियल कंट्रोल था जो जनता को एहसास दिलाता था कि सम्राट की ताकत अटूट है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। किन शी हुआंग के दौर में मजदूरों की हालत इतनी भयानक थी कि आज भी चीन की लोक कथाओं में मेंग जियांगनू की कहानी चलती है। मेंग जियांगनू की कहानी उस दौर के ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा सिंबल है। कहा जाता है कि मेंग नाम की एक लड़की थी जिसकी शादी हुई, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके पति को चीन की दीवार बनाने के लिए जबरन ले जाया गया और फिर वो वापस कभी नहीं लौटा। जब मेंग उसे खोजने हजारों मील दूर दीवार के किनारे पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पति की थकान और बीमारी से मौत हो चुकी है। उसकी बॉडी को दीवार की बुनियाद में ही दफन कर दिया गया था। लोक कथा कहती है कि मेंग इस बात से दुखी होकर इतना रोई कि उसके आंसुओं से दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और उसके पति की हड्डियां बाहर निकल आई। अब जाहिर है कि ये एक लोक कथा है। आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे सबूत नहीं मिले हैं, ना ही दीवार के अंदर दफन कंकाल मिलते हैं, लेकिन ये कहानी उस दौर के लाखों परिवारों की बेबसी और एक सम्राट की क्रूरता का बहुत ही कड़वा हिस्टोरिकल ट्रुथ बयान करती है। लेकिन किन राजवंश के दौरान भी इस दीवार को बनाने का काम पूरा नहीं हो पाया। 206 ईसा पूर्व में किन राजवंश का पतन हो गया और सिविल वॉर के बाद हान राजवंश सत्ता में आया। हान राजवंश ने दीवार बनाने को एक नई बात के साथ जोड़ दिया। चीनी सम्राट वुडी ने महसूस किया कि दीवार सिर्फ एक प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं बल्कि इकोनॉमिक हथियार भी बन सकती है। उन्होंने दीवार को वेस्ट की तरफ फैलाकर गोबी डेजर्ट की गहराई तक पहुंचाया। अब मकसद सिर्फ शोंगुनु को रोकना नहीं था बल्कि सिल्क रोड को प्रोटेक्ट करना भी था। ये वो दौर था जब चीन का रेशम रोम के बाजारों तक पहुंच रहा था और बदले में सोना और घोड़े चाइना आ रहे थे जिनकी उनको सख्त जरूरत थी। इस तरह चीन की दीवार अब एक इंटरनेशनल गेट कीपर बन चुकी थी। जो भी कारवां चाइना में घुसता उसे दीवार के खास गेटों जैसे कि ह्यूमन गुआन या जेड गेट से गुजरना पड़ता था। यहाँ पर उन्हें अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता था चाइना में एंटर करने के लिए। अब देखो, जैसे ही आप ट्रेड के लिए कुछ करना शुरू करते हो तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि वो रास्ता सेफ हो ताकि ट्रेडर्स बिना किसी खौफ के अपना काम कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आर्मी हमेशा यहाँ पर तैनात रहे सेफ्टी के लिए। पोस्टल सिस्टम अच्छा हो ताकि इमरजेंसी के दौरान आर्मी को जल्दी बुलाया जा सके। यही वजह है कि हान डायनेस्टी के राजाओं ने दीवार के साथ एक बहुत ही मॉडर्न सिग्नल सिस्टम भी डेवलप किया। उन्होंने हर मील पर कुछ बीकन टावर बनाए। इन टावर्स में सैनिक रात में आग जलाकर और दिन में धुएं के अलग अलग कलर्स के जरिए मीलों तक अपनी खबर पहुंचा सकते थे। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमलावरों की संख्या 1000 से कम होती थी तो एक धुआं छोड़ा जाता था। अगर दुश्मन बहुत बड़ा होता था तो 3 अलग अलग जगहों से धुआं निकाला जाता था। उस दौर की टेक्निक के हिसाब से ये एक एंशिएंट इंटरनेट जैसा था जो इंफॉर्मेशन को घोड़ों से भी तेज रफ्तार से कैपिटल तक पहुंचा देता था। लेकिन क्या ये टेक्निक और ये दीवारें वक्त के सामने हमेशा के लिए सेफ थी? दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि टाइम बड़े बड़े साम्राज्यों को निगल जाता है। हान डायनेस्टी के साथ भी यही हुआ। सदियां बीतती गई और हान राजवंश का पतन हो गया। इस डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद चीन फिर से टुकड़ों में बट गया। दीवार की देखभाल बंद हो गई और फिर से खराब होने लगी ये दीवार। लेकिन फिर 13वीं सदी में इस दीवार की जरूरत को महसूस कराया एक और बाहरी हमलावर ने। 13वीं सदी में चीन के नॉर्थ में मंगोल जनजातियां एक हुई और चंगेज खान उनका लीडर बना। ये मंगोल लड़ाके आंधी की तरह चीन पर हावी हुए और दीवार इन्हें रोकने में फेल हो गई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि चंगेज खान ने दीवार को तोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं किया।
उसने दीवार की उन कमजोर जगहों को स्पॉट किया जहां पर फोर्स कम था या फिर जहां पर रिश्वत देकर रास्ता क्लियर कराया जा सकता था। चंगेज खान की इस टेक्निक ने साबित किया कि कोई भी दीवार उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसे बचाने वाले लोगों का कैरेक्टर और उनकी ऑनेस्टी होती है। जाहिर सी बात है, ऑनेस्टी खरीदी जा सकती है और चंगेज खान ने यही किया। मंगोलों ने चाइना पर अपना युआन डायनेस्टी स्टैब्लिश किया और उस दौरान दीवार की मरम्मत की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि और कोई बाहरी हमलावर था ही नहीं उन पर अटैक करने के लिए। आखिर कोई क्यों अपने ही घर के बीच में दीवार खड़ी करेगा, ये उनके दिमाग में सवाल रहा होगा। चूंकि अब मंगोलिया और चाइना एक ही पावर के अंदर आते थे, इसलिए दीवार एक बेकार पड़ी रद्दी की तरह हो गई। लेकिन टाइम का पहिया दोस्तों फिर से घूमा और साल 1368 में चीनियों ने मंगोलों को यहां से भगा दिया। इसके बाद यहां पर मिंग डायनेस्टी की नींव पड़ी। लेकिन इस बार चाइना के राजा अलर्ट थे। मिंग राजाओं को मंगोलों के दोबारा अटैक का इतना ज्यादा खौफ था कि उन्होंने चाइना की अब तक की बनाई गई दीवार को किसी काम का ही नहीं माना। उन्हें लगा कि अब मिट्टी की पुरानी दीवारों से काम नहीं चलने वाला, इसलिए उन्होंने दुनिया का सबसे महंगा और सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया। जो चीन की दीवार आज की डेट में हम देखते हैं वो मिंग डायनेस्टी के टाइम पर ही बनवाई गई थी। मिंग डायनेस्टी में मिट्टी की जगह पहली बार बड़े पैमाने पर पकी हुई ईंटों और ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस कंस्ट्रक्शन में जो सबसे यूनिक चीज थी वो थी इसमें इस्तेमाल किया गया एक केमिकल। चाइनीज इंजीनियर्स ने ईंटों को जोड़ने के लिए चूने के साथ स्टिकी राइस मोर्टार यानी उबले हुए चिपचिपे चावल के घोल का एक खास पेस्ट बनाया। यह उस दौर का एक तरह से सुपर ग्लू था। चावल में मौजूद एमाइलोपेक्टिन ने इस गारे को इतना मजबूत बना दिया कि आज 500 साल बाद भी कई जगहों पर इन ईंटों के बीच घास का एक तिनका भी नहीं निकल पाता। इस तरह से दीवार लगभग हमेशा के लिए नेचुरल प्रॉब्लम से सिक्योर हो गई। लो मेंटेनेंस, लो रिस्क ने इस दीवार को एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाया चीन की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन क्या सचमुच सिर्फ चावल और ईंटों की मजबूती किसी साम्राज्य की किस्मत को बचा सकती थी? साल 1449 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने मिंग डायनेस्टी के कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा कर रख दी। चाइनीज हिस्ट्री में इसे तुमू क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। मंगोलों का वेस्टर्न हिस्सा, जिसे ओइरात मंगोल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मिंग आर्मी को घेर कर न सिर्फ बुरी तरीके से हराया बल्कि खुद मिंग सम्राट ज़ेंग ज़ॉट को युद्ध के मैदान से बंदी बना लिया। यह चीन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक और सबसे बड़ी मिलिट्री हार थी। इस शर्मनाक हादसे के बाद मिंग सम्राटों ने दीवार पर पैसा पानी की तरह बहाया। जनरल की जिंगवांग जैसे युद्ध विशेषज्ञों ने दीवार के डिजाइन में बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए। उन्होंने 1200 से ज्यादा एडवांस वॉच टावर बनाए, जिनमें सैनिकों के रहने के लिए मल्टी स्टोरी बैरक, तीरंदाजों के लिए झरोखे और भारी बारूद रखने के लिए गोदाम थे। इस तरह दीवार अब एक पैसिव प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक एक्टिव मिलिट्री मशीन भी बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस दीवार की सबसे बड़ी कमजोरी इसके पत्थरों में या इसके डिजाइन में, इसके कंस्ट्रक्शन में नहीं थी, बल्कि उन लोगों के अंदर थी जो इस दीवार को सालों से गार्ड कर रहे थे। साल 1644 में वो हुआ जो इस बात को ज्यादा ढंग से आपको क्लियर करेगा। 1644 में मंचू डायनेस्टी की सेनाएं फिर से चाइना के लिए खतरा बन रही थी। ये सेनाएं दीवार के सबसे मजबूत हिस्से शान हाइगुआन दर्रे पर खड़ी थी। यहाँ पर दीवार जो है वो सीधे समुद्र में जाके मिलती है। मंचू सेना इस दीवार को पार नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी चाइना के अंदर एक विद्रोह होता है और बागी नेता ली जिचेंग ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उस टाइम पर बॉर्डर पर एक मिंग जनरल तैनात थे, वू संगुई। अब इनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपने देश के बागी से हाथ मिला ले या फिर सदियों पुराने दुश्मन मंचू को अंदर आने दे। जनरल वू संगुई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने चीन की ज्योग्राफी और चीन की हिस्ट्री दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। अपनी पर्सनल दुश्मनी और सत्ता के लालच में आकर उसने दीवार के भारी भरकम लोहे दरवाजे को मंचू सेना के लिए खोल दिया। जो दीवार हजारों सालों से करोड़ों लोगों की सुरक्षा का दावा कर रही थी, वो महज एक आदमी की सनक और विश्वासघात से एक मामूली गेट की तरह खुल गई। मंचू आर्मी अंदर आई, विद्रोहियों को कुचला और चाइना पर किंग राजवंश स्टैब्लिश कर दिया। ये एक बार फिर से इस महान दीवार की बड़ी नाकामी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस बार ये दीवार दुश्मन की ताकत से नहीं बल्कि अपनों की गद्दारी से ढही थी। यहां अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ग्रेट वॉल वाकई एक मिलिट्री फेलियर थी? निकोला डी कॉस्मो जैसे हिस्टोरियंस कहते हैं कि दीवार ने कभी भी एक फुल स्केल इन्वेजन को पूरी तरह से रोकने की कैपेसिटी नहीं रखी थी। इसका असली काम था बॉर्डर को कंट्रोल करना और पॉपुलेशन को मैनेज करना।
ये छोटे मोटे डाकुओं को रोकती थी, चरवाहों को सरहद पार करने से टोकती थी और स्टेट को हमेशा पता रहता था कि कौन देश में आ रहा है और कौन देश से बाहर जा रहा है। यानी यह दीवार एक इनपेनिट्रेबल वॉल नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम थी जो टाइम बाई करती थी ताकि एम्पायर अपने रिएक्शन को तैयार कर सके। आज की तारीख में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक टूरिस्ट का सेंटर है, लेकिन इसकी हकीकत बहुत धुंधली है। क्या आप जानते हैं कि दीवार का केवल 8 से 10% हिस्सा ही आज अपनी मूल कंडीशन में है। बाकी का हिस्सा या तो रेत की आंधियों में दफन हो गया या लोकल गांवों के लोगों ने अपने घर और बाड़े बनाने के लिए इसकी हिस्टोरिकल ईंटें उखाड़ ली। 20वीं सदी में माओ जेडोंग ने इस दीवार को एक नया सियासी रंग दिया। उन्होंने नारा दिया, जो महान दीवार पर नहीं चढ़ा वो असली मर्द नहीं है। इस एक नारे ने दीवार के उस खूनी इतिहास को धो डाला जहां पर यह जुल्म और गुलामी का प्रतीक भी मानी जाती थी और इसे चाइनीज नेशनलिज्म और गौरव का नया चेहरा बना दिया गया। लुइस एडवर्ड्स जैसे हिस्टोरियंस इसे इतिहास का पुनर्मूल्यांकन कहते हैं, जहां एक पुरानी नाकामी को एक नए मोटिवेशन में बदल दिया गया। ग्रेट वॉल हमें चीख चीख कर बताती है कि असली सेफ्टी सिर्फ पत्थरों और ईंटों के गारों से नहीं आती। किन शी हुआंग की बेपनाह क्रूरता ने दुनिया की सबसे लंबी दीवार तो खड़ी कर दी, लेकिन उनके साम्राज्य को महज 15 साल भी नहीं टिकने दिया। मिंग राजाओं ने सबसे मजबूत ईंटें और सबसे एडवांस चावल का गारा इस्तेमाल किया, लेकिन भ्रष्टाचार और आपसी फूट ने उस दीवार को बेमानी बना दिया। दीवारें सिर्फ जमीन को नहीं बांटती, वो उस एम्पायर के भीतर छुपे हुए गहरे डर और असुरक्षा को भी दुनिया के सामने नंगा करती है। तो अब आपके लिए सवाल है, आज के डिजिटल युग में जहां सैटेलाइट्स और मिसाइल्स ने जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उनके मायने बदल दिए हैं, क्या हम भी अभी वैचारिक दीवारें खड़ी करने की वो पुरानी गलती तो नहीं कर रहे? चीन की ये दीवार महज एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आईना है। इसमें हर उभरती सभ्यता अपना चेहरा देख सकती है और तय कर सकती है कि वो इतिहास से कुछ सीखना चाहती है या फिर वही पुरानी गलतियां पत्थर और ईंट पे फिर से दोहराना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चीन की दीवार की। आपको क्या लगता है, स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।